क्लास 12 स्टूडेंट ऑफ चिल्ड्रन पब्लिक इंटर कॉलेज। बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट, जीवों में जनन के बारे में आपको 8 या 9 पार्ट में आपको चैप्टर को विस्तृत रूप से इसके बारे में बताया गया। एक बार फिर से पुनः इस चैप्टर के सारांश को कम शब्दों में एक बार फिर से पुनः चैप्टर्स को बताया जा रहा है। आपको इस सारांश को भी विस्तृत रूप से विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है। सारांश क्या है आपके इस चैप्टर का, यानी पूरे चैप्टर्स को पढ़ने के बाद ब्रीफली में आप इस चैप्टर्स को जानेंगे। जनन सबसे पहला टॉपिक आपके चैप्टर्स में है। जनन जनन क्या है? जनन एक प्रजाति को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहने योग्य बनाता है। जनन ऐसा प्रक्रम जिसमें एक जीव अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न करता है, तो उस प्रक्रम को या उस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जीवों में जनन को व्यापक रूप से दो श्रेणी में व्यक्त किया गया है। जनन का विभाजन, जनन को दो श्रेणी में विभाजित किया गया है, जिसमें अलैंगिक, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंतर्गत युग्मक का निर्माण अर्थात युग्मकों का युग्मन शामिल नहीं होता है। तात्पर्य है कि दो अलग अलग युग्मक संलयित नहीं होते हैं। ऐसे जीव जिनके शरीर की संरचना अपेक्षाकृत साधारण होती है, उनमें यह सामान्य रूप से पाया जाता है, जैसे कवक, शैवाल तथा कुछ अकशेरुकी प्राणी। टॉपिक में आपको बताया गया कि अलैंगिक जनन के प्रक्रम के अंतर्गत जिसमें जंतुओं में या जीवों में अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है, प्राय मोनेरा और प्रोटिस्टा, जो मैंने आपको बताया था कि RS विटेकर के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया, वर्गीकरण किया गया, तो उसमें 5 जगत अवधारणा उन्होंने बताई थी, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फंजाई और प्लांटी और एनिमिलिया जो वर्गीकरण किया गया। तो उसमें यहाँ पे अलैंगिक जनन के जो प्रक्रम होते हैं वह जिसमें एकल जीव से एक नया जीव उत्पन्न होता है, और इसमें कवक, अकशेरुकी प्राणी दिखाया गया। इसमें बहुखंडन, विखंडन, द्विखंडन, मूलन के प्रक्रम के बारे में आपको बताया कि इसमें अमीबा, यूक्लिना, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, विभिन्न प्रकार के जिसमें अलैंगिक जनन के विभिन्न प्रक्रम होते हैं। और अलैंगिक जनन के परिणामस्वरूप जो संतति उत्पन्न होता है वह एक समान होता है, जिसे क्लोन भी कहा जाता है। क्लोन को भी आप परिभाषित कर सकते हैं। अधिकांश शैवालों तथा कवकों में चल बीजाणु, कोनोडिया आदि समान अलैंगिक संरचनाएं होती हैं। मुकुलन तथा जिम्यूल्स निर्माण प्राणियों में सामान्य अलैंगिक विधि देखी गई है। प्रोकैरियोटिक तथा एक कोश की जीव, जैसा कि आपको प्रोकैरियोट्स वर्ड आया है, तो यहाँ पे आपको बता सकते हैं कि कोशिका ये जो होती हैं, कोशिकाओं के प्रकार, जब आप कोशिका के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आपने उस समय पढ़ा होगा कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती हैं वह दो शब्दों प्रो और कैरियोट्स से मिलकर के बने हैं। प्रो में फर्स्ट, कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस, मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जिसमें केंद्रिका विहीन होता है, यानी केंद्रक पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो ऐसी कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक युक्त संरचना पाई जाती है, पूर्ण केंद्रक विकसित केंद्रक पाया जाता है, तो उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक तथा एक कोशिकी जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूक्लिना, ये एग्जाम्पल आप जान सकते हैं, उदाहरण जान सकते हैं। तो ये जनन कोशिकाओं के कोशिका विभाजन अथवा द्विखंड युग्मन से उत्पन्न होते हैं। अनेक जलीय जीवों जैसे पुष्पीय पादपों के स्थलीय प्रजातियों की संरचना, जैसे ऊपरी भूस्तरीय यानी पादप के यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं पादपों में, जिसमें आपने कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि कायिक जनन भी अलैंगिक जनन का ही एक भाग होता है। और कायिक जनन में पुष्प के, पादप के कायिक भाग, जड़, तना, पत्ती, किसी से भी एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो यहाँ पे उसी टॉपिक में अंतःभूस्तरी, कंद, भूस्तरिका आदि से नई संतति को पैदा करने की क्षमता होती है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन की विधि को ही कायिक प्रवर्धन कहते हैं। लैंगिक जनन के अंतर्गत युग्मकों का निर्माण तथा युग्मन शामिल है। अलैंगिक जनन की तुलना में यह एक जटिल और धीमी प्रक्रिया है। तात्पर्य है कि यहाँ पे अलैंगिक जनन बहुत ही तीव्र प्रक्रिया है और बहुत ही सरल और तीव्र प्रक्रिया है, लेकिन अलैंगिक जनन के विपरीत लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो होती है वो बहुत ही जटिल और धीमी प्रक्रिया है, और जो कि अधिकांश उस श्रेणी के प्राणी में होती है। लैंगिक जनन की घटना को 3 भागों में बांटा गया है। निषेचन पूर्व, निषेचन तथा निषेचन के पश्चात होने वाली घटना में श्रेणीबद्ध किया गया। निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत युग्मक जनन तथा युग्मक स्थानांतरण, जबकि निषेचन पश्चात में युग्मकों के निर्माण तथा भ्रूणोद्भव को शामिल किया गया है। जीव जो होते हैं वह द्विलिंगी या एकलिंगी हो सकते हैं, यानी वो
पादपों में लैंगिक विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है। द्विलिंगी जिसमें दोनों लिंग उपस्थित, पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। एक लिंग इसमें केवल एक ही लिंग होते हैं, या तो नर युग्मक होता है या तो मादा युग्मक होता है। इसमें पुष्प से आप इसको समझ सकते हैं। लैंगिक विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है विशेषकर पुष्पीय पादपों में, क्योंकि ये विविध प्रकार के पुष्पों को उत्पन्न करती है। पादपों को उभय लिंगाश्रयी या एक लिंगाश्रयी के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। हालांकि पुष्प द्विलिंगी एवं एक लिंगी हो सकते हैं। युग्मक प्राकृतिक रूप से सदैव अगुणित होते हैं। प्रायः अगुणित जीवों को छोड़ करके जहाँ युग्मकों का निर्माण समसूत्रों द्वारा होता है, यह समसूत्र विभाजन के प्रत्यक्ष उत्पाद माने जाते हैं। लैंगिक जन्म में नर युग्मक का स्थानांतरण वास्तव में अपरिहार्य घटना है। यह द्विलिंगी जीवों में अपेक्षाकृत सरल होता है। एक लिंगी प्राणियों में यह मैथुन द्वारा संपन्न होता है। एक लिंगाश्रयी प्राणियों में यह मैथुन की प्रक्रिया में निषेचन की प्रक्रिया, जिसमें एक लिंगाश्रयी प्राणी इस प्रक्रिया को, जैसे लैंगिक जन्म की प्रक्रिया में दो युग्मकों दो जीवों में जब संलग्न होता है तो उसको निषेचन कहते हैं, और एक लिंगी प्राणियों में इसे मैथुन की प्रक्रिया कहते हैं। पुष्पीय पादपों में एक विशेष प्रक्रिया जिसे परागण कहते हैं। परागणों का स्थानांतरण होता है। युग्मक संलयन निषेचन तथा नर एवं मादा युग्मकों के मध्य संपन्न होता है। युग्मक संलयन जीव के काय के बाहर अथवा काय के अंदर होता है, जिसे हम बाह्य निषेचन या आंतरिक निषेचन कहते हैं। युग्मक संलयन के परिणामस्वरूप एक विशेष कोशिका जिससे युग्मनज कहते हैं का निर्माण होता है, और युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। तो यहाँ पे छोटा और छोटा टॉपिक युग्मक, युग्मनज, भ्रूण, भ्रूणोद्भव, क्लोन, ये सभी को परिभाषित आप कर सकते हैं। प्राणियों में इसके निर्माण के तुरंत बाद युग्मनज बनने लगता है, और प्राणी अंडप्रजक या सजीव प्रजक होते हैं, यानी अंडे देने वाले या सजीव अपने सामान्य जीव उत्पन्न करने वाले होते हैं। सजीव प्रजक जीवों में भ्रूणी संरचना तथा बड़ी प्रकार से देखभाल को अच्छा समझा गया है। पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित होता है। यानी पुष्पीय पादपों के बारे में अंडाशय फल में विकसित बीजांड परिपक्व होकर बीज बनाता है, और फल के भीतर परिपक्व बीज अगली पीढ़ी तक संचार होता है, और फिर पुनः बीज एक नए जीव को उत्पन्न करता है। तो अगले इसके बाद अभ्यास प्रश्न आपका शुरू होता है।